कन्वेंशनल मोटरसाइकिल्स में क्या होता है कि एक्सेलरेटर का थ्रॉटल और बटरफ्लाई वॉल की जो ओपनिंग है वहाँ पे फिजिकल केबल से कनेक्शन दिया जाता है, तो जिससे कि हम जितना भी थ्रॉटल करें वो वॉल उससे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उतना ही ओपन होगा। तो ऑन ट्यूब टाइप रिम, तो ये टायर ट्यूबलेस है बट ये जो रिम है अभी ये ट्यूब टाइप की रिम है। तो क्योंकि ये, अगर उसके बाद में मैं इसकी प्रोफाइल की बात करूँ पावर डिलीवरी की, तो ये 30% अपना टॉर्क हमें 3000 आरपीएम में ही दे देती है और बाकी हमें अपर आरपीएम्स में मिल जाता है। हेलो गाइस, आपका अपने चैनल व्हील्स एंड थ्रिल्स में स्वागत है। आज हमारे सामने है हिमालयन 450, एक काफ़ी अवेटेड बाइक है जिसे लॉन्च हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। स्पेशल थैंक्स टू जगदीश मोटर आज ही हमें रिव्यू के लिए अवेलेबल हो पाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से, जो कि इसका एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पे हमें मिलता है 450 सीसी लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन। रॉयल एनफील्ड हिमालयन की तरफ से ये पहली बार लिक्विड इंजन में आई है और ये आरई का सबसे एडवांस इंजन है, मैं अभी तक कहना चाहूँगा। इस इंजन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 11.5 का कंप्रेशन रेशो हमें मिलता है, जो कि पहले के 9 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेटर है। इस इंजन के स्पेक्स की बात करी जाए तो इसमें 40 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, जो कि हमें 5500 आरपीएम पे मिलेगा। साथ ही में पावर की बात करूँ तो 40 PS की मैक्स पावर है, जो कि हमें 8000 आरपीएम पे मिलती है। अभी जो 8000 आरपीएम है ये सिग्निफिकेंट है, क्यों? क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा हाई रेव पे जाके भी परफॉर्म कर रही है ये बाइक, इससे पता चलता है। हाई रेव पे भी इसमें परफॉर्मेंस अवेलेबल है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर बन जाता है। अगर उसके बाद में मैं इसकी प्रोफाइल की बात करूं पावर डिलीवरी की, तो ये 30% अपना टॉर्क हमें 3000 आरपीएम में ही दे देती है और बाकी हमें अपर आरपीएम्स में मिल जाता है। और उसके बाद में इस इंजन में स्ट्रोक को थोड़ा छोटा किया गया है पहले से, तो स्ट्रोक छोटा करके बोर को बड़ा किया गया है। स्ट्रोक छोटा करने की वजह से अब ये गाड़ी हायर रेव पे चलेगी, जिससे इसका लो रेव पे टॉर्क थोड़ा कम हो जाता है और उसके बाद ही इसका थंप भी अब कम हो चुका है। जो एक आरई की क्लासिक बाइक्स में हमें थंप जो मिलता है रेट्रो बाइक्स का थंप, वो अब इसमें हमें देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब ये एक सिंस ये एक एडवेंचरर बाइक है, टूरर एडवेंचरर बाइक, यहाँ पे हमें हाई रेव पे जो कि हमें केटीएम में साउंड थोड़ा मिलता है उसके इंजन का, उससे थोड़ा सा आप रिलेट कर पाएंगे इसके साउंड को। अभी हम आपको इसका थंप भी बताएंगे, तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अब अगर मैं इसके सस्पेंशंस की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें यूएसडी फोक्स मिलते हैं फ्रंट में, अपसाइड डाउन फोक, और ये हमें मिलते हैं शोवा के सस्पेंशन। तो अपसाइड डाउन फोक्स का बेनिफिट ये है कि एक तो इनका जो अनस्प्रंग वेट है वो कम हो जाता है, जिससे बाइक के डैम्पिंग कंट्रोल में इंप्रूवमेंट होता है काफ़ी ज़्यादा, जो कि एक एडवेंचरर बाइक को नेसेसरी होता है। तो ये एक कहूँगा कि मैं एक एडवांस फीचर है, क्योंकि नॉर्मल अगर आप बाइक्स में देखेंगे तो वहाँ पे कन्वेंशनल फोक्स ही चलते हैं। और ये लुक वाइज भी एस्थेटिकली काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे जो हिमालयन की बैजिंग करके दी गई है, और उसके बाद में पार्ट तो प्लास्टिक का है बट फिट एंड फिनिश काफ़ी सही दिख रही है हमें इसकी। अभी रियर में हमें वही मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है और इसका भी व्हील ट्रेवल 200 mm है, जो कि पिछली वाली हिमालयन से 180 mm से बढ़ा के 200 कर दिया गया है। और यहाँ पे एक और बात है कि ये जो रियर सस्पेंशन है ये एडजस्टेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एडजस्ट करने के लिए दिया गया है, लेवल्स हैं अलग अलग, जहाँ पे हम इसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसके ब्रेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे हमें मिलते हैं ड्यूल चैनल एबीएस के साथ में ब्रेक्स, डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। फ्रंट वाला ब्रेक जो है वो 320 mm का मिलेगा और जो रियर डिस्क है वो हमें 270 mm की मिल जाएगी। और दोनों ही ब्रेक्स जो है, दोनों ही डिस्क पिछली वाली हिमालयन के कंपैरिजन में बड़े हैं। ये फ्रंट वाले को अगर हम देखें तो 300 से बढ़ा के 320 किया गया है और रियर में आई थिंक 240 से बढ़ा के कुछ 270 कर दिया गया है उसे। तो दोनों में डुअल चैनल एबीएस मिलता है हमें। बाइबर के ब्रेक्स लगे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैजिंग दी गई है बाइबर की। इसके बाद में अगर मैं इसकी टायर्स की बात करूँ तो टायर्स जो हैं यहाँ पे सीएट के टायर्स स्पेशली हिमालयन के लिए आरई ने को डेवलप किए सीएट के साथ में। ये टायर ट्यूबलेस टायर्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छा एडवांटेज है ऑफ रोडिंग के लिए। और साथ ही में अभी स्पोक व्हील मिल रहा है इसमें। तो ट्यूबलेस टायर्स और स्पोक व्हील का जो कॉम्बिनेशन है ये आई थिंक अभी तो ये जो रिम है ये ट्यूबलेस टायर की रिम नहीं है, ये रिम तो अभी ट्यूब टायर की है। आपको दिखा सकता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ट्यूबलेस ऑन ट्यूब टाइप रिम। तो ये टायर ट्यूबलेस है बट ये जो रिम है अभी ये ट्यूब टाइप की रिम है। तो क्योंकि ये ट्यूबलेस रिम बनाने में अभी इनको थोड़ा सा आई थिंक टाइम लगेगा, क्योंकि ट्यूब टाइप रिम में जो स्पोक्स होते हैं वो थोड़ा एंड पे होते हैं। तो ये आई थिंक इंडिया में फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चर होगा कि जहाँ पे स्पोक व्हील के साथ में हमें ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं। और
सिंस ऑफ रोडिंग के लिए आप जानते ही हैं कि स्पोक व्हील्स काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि वो बेटर शॉक एब्जॉर्ब कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अलॉय व्हील्स। अलॉय व्हील्स ब्रिटल होने के कारण उनमें ब्रेकेज की कैपेसिटी होती है, जबकि स्पोक व्हील्स में हमें थोड़ा सा एक आप बोल सकते हैं डैम्पिंग के लिए बेटर हैंडलिंग है यहाँ पे। अगर हम साइज़ की बात करें तो टायर का साइज़ अभी भी सेम ही है, 21 इंचेस का फ्रंट टायर और 17 इंचेस का रियर टायर। हम देखें तो रियर टायर की विड्थ को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, और जो ABS दिया है इसमें वो रियर में स्विचेबल ABS है, जो कि पहले भी था। अब हम अगर इसकी सीट हाइट की बात करें तो सीट की हाइट पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी है। इसमें अभी स्टैंडर्ड जो सीट हाइट आ रही है वो 825 mm है, बट इसको हम एडजस्ट करके इंक्रीज़ कर सकते हैं 845 mm पर। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सीट को एडजस्ट करने के लिए हमें लीवर दिया गया है, जिससे हम सीट की हाइट को यहाँ पे हम चाहें तो 845 mm और 825 mm दो तरीके से लगा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। आगे भी फ्रंट और रियर दोनों में दिया है हमें ये कंट्रोल। अगर टैंक की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें 17 लीटर की कैपेसिटी का टैंक मिल रहा है, जो कि कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया है, फ्यूल टैंक की कैपेसिटी को। तो 450 cc जब इंजन को बड़ा करा गया है तो टैंक को भी बड़ा करके काफ़ी अच्छा किया गया। रेंज हमें अच्छी मिलेगी अब इससे। और टैंक के अगर आप डिज़ाइन को देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन है। टैंक शुरू होता है वाइड विड्थ से, और उसके बाद में सीट के पास में आते आते नैरो होता जाता है। टैंक का जो गार्ड है वो भी काफ़ी एक अच्छा दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेटल का गार्ड है और साथ में प्लास्टिक का वर्क भी थोड़ा बैजिंग करी है रॉयल एनफील्ड की। तो ये मेटल और प्लास्टिक का जो ब्लेंड करा है ये काफ़ी सही दिख रहा है, सीमलेस ब्लेंड बोल सकते हैं इसे हम। और बट इसमें एक बात मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पे जो हमें गैप्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ये जो हमें गैप्स दिख रहे हैं, इन गैप्स पे थोड़ा सा मतलब कुछ आरी शायद बेटर कर सकता था, इनको हैंडल कर सकता था बेटर किसी तरीके से। चेसी की बात करूँ तो इस बार चेसी में मतलब चेसी को पूरी तरीके से बदल ही दिया गया है, और जो इंजन है वो अभी एक चेसी का पार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये कि इंजन अब एक स्ट्रेस मेंबर है, तो जो बाइक की लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसमें एक इंजन का रोल आता है। इंजन के बिना मतलब बाइक इनकम्प्लीट है, काइंड ऑफ चेसी इनकम्प्लीट है। तो इंजन जो है अभी लोड लेगा, और उसी के कारण जो इसकी लोअर क्रेडल थी लास्ट हिमालयन में उसको अब रिमूव कर दिया गया है, और उसकी कोई नीड नहीं है एज सच। तो इंजन ही सिंस स्ट्रेस मेंबर बनता है, यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ चुका है, क्योंकि लोअर क्रेडल की अब हमें कोई नीड नहीं है। बिल्ड क्वालिटी की अगर देखा जाए, बात करी जाए इसकी ओवरऑल, तो बिल्ड क्वालिटी में बाइक की जो फिट एंड फिनिश है वो तो काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगा अच्छी दिख रही है। वायरिंग वगैरह भी अच्छे से कंसील करी गई, जो एक आरी के बाइक्स में इशू होता है कि बाइक्स जो वायर्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज रहती हैं। बट इस बाइक में मैं बोलूँगा हिमालयन में कि आरी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क किया है, और ये वायर्स को एक्सपोज नहीं किया गया बल्कि कंसील अच्छे से किया गया। और साथ ही में आप देख सकते हैं ये जो मडगार्ड है या फेंडर्स, ये हैं तो प्लास्टिक के बट एस्थेटिकली अपीलिंग है, एक अच्छा रिच लुक देते हैं बाइक को। अभी अगर आप ये सोचें कि इसमें प्लास्टिक का वर्क है उसके कारण इसका वेट रिड्यूस होना चाहिए था, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसका वेट 196 kg है, जो कि मैं कहूँगा अच्छा खासा वेट है, कोई काफ़ी कम वेट नहीं है। इन द सेंस में हमें कुछ अपना एक्स्ट्रा बैगेज वगैरह कैरी करने के लिए, चूँकि ट्यूरिंग बाइक है तो उसके लिए भी हमें एक कैरियर मिलता है। अभी इस पर लिखा है इसकी 7 kg लोड कैपेसिटी है, जो कि आई थिंक उससे तो काफ़ी ज़्यादा वेट कैरी कर लेगा ये आराम से। और उसके बाद में अगर बात करी जाए तो यहाँ पे एयर फिल्टर जो है अभी टैंक के पास में ही कर दिया गया है, मतलब उसकी हाइट को एक्चुअली इंक्रीज़ किया गया, जिससे इसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी भी इंप्रूव हो जाती है। अगर आप इसको हिमालयाज़ में लेके जाएंगे या कहीं भी ऑफ रोडिंग के लिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो जहाँ पे भी अगर आप इसको थोड़ा सा वाटर में लेके जाते हैं तो अब ये वहाँ पे भी बेटर परफॉर्म करेगी। देखें फुट पैक्स, तो फुट पैक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुशनिंग दी गई है। फुट पैक्स में कुशनिंग से ये होता है कि इसकी एक तो इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब अगर आप इसको खड़े होकर कभी चलाते हैं ऑफ रोडिंग में तो इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी रहेगी, और साथ में इसके जो वाइब्रेशंस है वो भी डैम्पन हो जाएंगे। इसके दूसरी साइड पे चल के देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ज़्यादा मतलब यहाँ पे मैं बोलूँगा कि वाइब्रेशन टेम्पर्स यूज़ करे हैं, जो कि मतलब वाइब्रेशन को काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए उन्होंने चीज़ें दी गई यहाँ पे, कुशनिंग वगैरह। और साथ में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इसका कूलेंट रिजर्वॉयर है, लिक्विड कूलिंग बाइक है तो इसलिए कूलेंट रिजर्वॉयर दिया गया, और ये भी इसकी पोजीशनिंग जो है वो काफ़ी सही दी गई है। बाकी बाइक्स में क्या होता है, कई बार फ्रंट पे होती है या रियर में कहीं थोड़ा अलग से आती है, बट यहाँ पे वो सीमलेस इंटीग्रेटेड कर दी गई है। यहाँ पे आप लेवल भी चेक कर सकते हैं लिक्विड कूलेंट का अपने। और उसके बाद में अगर बात करें तो इंजन की प्रोटेक्शन के लिए बैश प्लेट दी गई है, ये भी काफ़ी सही है।
कुछ ऐसा इसमें फिट एंड फिनिश सब जगह बढ़िया दिख रही है। यहाँ पे रेडिएटर देख सकते हैं आप, रेडिएटर भी बेंड करके दिया गया है कुछ कूलिंग बेटर करने के लिए। एग्जॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो एग्जॉस्ट भी आप देख सकते हैं एक स्लिम और शॉर्ट, मतलब कोई ज़्यादा एक्सपोज नहीं हो रहा है बाइक के साथ में, बहुत ही अच्छे से एकदम इसको फिट किया गया है। और इसका लुक वाइज भी काफ़ी सही दिख रहा है ये, मतलब अगर आप यहाँ पे अपना पैनियर लगाते हैं और लगेज कैरी करके लेके जाते हैं इसको, तो ये जो इसका एग्जॉस्ट है वो आपको बिल्कुल भी कहीं पे भी इशू क्रिएट नहीं करेगा। यहाँ पे हमें एलईडी हेडलाइट मिल जाती है, मैं आपको टर्न ऑन करके दिखा देता हूँ। और एलईडी हेडलाइट के साथ में हमें टेल लाइट भी एलईडी कर दी गई है। यहाँ पे हमें रियर में इंडिकेटर्स के साथ ही ब्रेक लाइट भी इंटीग्रेटेड मिल जाएगी इस बार। तो अगर आप देख सकते हैं ये ब्रेक लाइट भी का भी काम इंडिकेटर से ही हमारा हो रहा है, तो ये एक अच्छा फीचर है। तो अगर हम बोलें तो लाइट का पूरा सेटअप अब एलईडी कर दिया गया है हेलोजन से, तो एक एडवांसमेंट्स हमें काफ़ी सारे देखने को मिल रहे हैं इस बाइक में। अब हम इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो अभी इंस्ट्रूमेंट कंसोल कम्प्लीटली डिजिटल हो चुका है, मतलब यहाँ पे हमें ओडोमीटर दिख रहा है, स्पीडोमीटर है, टाइम दिख जाएगा, टेम्परेचर दिख जाएगा, साथ ही में गियर, और उसके बाद में एक टैकोमीटर भी दिया गया है, आरपीएम हम देख सकते हैं। और उसी के साथ ये 4 इंच का टीएफटी कंसोल दिया गया है आरई की तरफ से। और इसमें हम गूगल अपने मोबाइल ऐप से कनेक्ट करके हम इसमें नेविगेशन, गूगल नेविगेशन देख सकते हैं, गूगल मैप्स कम्प्लीटली देख सकते हैं, हमारे नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, कॉल्स वो सब भी देख सकते हैं आराम से। और उसके बाद में म्यूजिक एंड ऑल भी कंट्रोल, मतलब मैक्सिमम कंट्रोल हमें यहाँ पे दिया गया है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्विच में तो हमें एक जॉयस्टिक मिलती है जिससे कि हम इजीली नेविगेट कर सकते हैं और हमारे इंस्ट्रूमेंट कंसोल के ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशंस हमें दी गए हैं यहाँ पे। और तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ हमें ये मैं जॉयस्टिक की हेल्प से ये कंट्रोल कर पा रहा हूँ। इंजन टेम्परेचर हम देख सकते हैं, सर्विस ड्यू कब है आपकी, कितने किलोमीटर और कितने डेज दोनों हमें दिख रहा है, वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज, फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल रेंज, ट्रिप 2, ट्रिप 1। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे हम कंसोल की काफ़ी सारी सेटिंग्स भी मिल जाती है, जैसे कि अपीयरेंस में जाए अगर, तो अपीयरेंस में आपको गोल्डन लाइंस चाहिए कि नहीं, बैकग्राउंड ब्राइटनेस हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक मेनू का बटन भी दिया गया है हैंडल बार पे, उसकी हेल्प से हम बैक जा सकते हैं। फिर स्क्रीन टाइप में आप एनालॉग डिजिटल सिलेक्ट कर सकते हैं। और ब्राइटनेस हो गया था बैकग्राउंड में डार्क थीम या ऑटो जो भी है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है इस कंसोल में जो कि डिटेक्ट कर लेगा लाइटनिंग कंडीशन को और उसके अकॉर्डिंगली डार्क और लाइट मोड में ही एडजस्ट कर देगा। बट अगर आप मैन्युअली इसको करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। गोल्डन लाइन में हम जाके देखें तो अगर ट्रिप 1, तो अभी ट्रिप 1 यहाँ पे हमें शो कर रहा है ओडोमीटर की जगह पे, ठीक है। और हम ट्रिप 2 देख सकते हैं, आउटसाइड टेम्परेचर अभी दिख रहा है हमें। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा आउटसाइड टेम्परेचर जो है रिमूव हो गया अभी यहाँ से, और सिलेक्ट किया तो आउटसाइड टेम्परेचर हमें भी विजिबल हो चुका है। ट्रिप 2 सिलेक्ट करूँगा मैं तो ट्रिप 2 हमें विजिबल हो जाएगा यहाँ पे ट्रिप 1 की जगह पे। तो ये ट्रिप 1 ट्रिप 2 बेसिकली ओडोमीटर, ट्रिप 1 ट्रिप 2 रेडियो बटन में दिया गया है, जो कि मतलब हम इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ देख सकते हैं। और जो हमारा टेम्परेचर है वो चेकबॉक्स है जिसको हम इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते हैं, हमें देखना है या नहीं। अपीयरेंस में ये सब था। ट्रिप प्रेफरेंस है, माई व्हीकल सिस्टम, इन्फॉर्मेशन, फेवरेट्स। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मैं बोल सकता हूँ कि हमें दी गई है। एक एडवांस इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ये। और इसके बाद में अभी इसे हम राइड तो कर नहीं रहे, बट अगर आप इसको राइड करेंगे तो आपको काफ़ी डिफरेंट राइडिंग मोड्स भी अवेलेबल हैं। इकोनॉमी मोड है, परफॉर्मेंस मोड है, ये काफ़ी सारे मोड्स भी हमें मिल जाते हैं। तो अभी हम आपको एक इसका एग्जॉस्ट साउंड भी सुना देते हैं कैसा आता है। इसका एग्जॉस्ट जो साउंड है, सिंस ये एक लो स्ट्रोक इंजन है तो हाई रेविंग का साउंड इसका ज़्यादा आता है इन कंपैरिजन टू थंब, जो कि हमें आरई के अदर बाइक से मिलता है। थंब कम हो चुका है सिग्निफिकेंटली, बट इंजन का रेव जो है वो काफ़ी सही हमें पता चलता है, सुनाई देता है। अगर मैं बाइक के सीटिंग पोस्चर की बात करूँ तो अभी ये सीट हाइट जो है 845 mm पे एडजस्ट करी हुई है, और मेरी हाइट जो है 5'9" के अराउंड है, तो 5'9", 5'10". तो ये जो है मैं अभी इसको अपने टोज से, मतलब मेरा टोज रीच कर रहा है, प्रॉपर पूरा फीट टच नहीं कर रहा है ग्राउंड पे, तो हाइट तो इसकी ज़्यादा है। बट उसके बाद भी मैंने जब इसे राइड करके देखा तो मैं कंफर्टेबली राइडिंग के टाइम पे मुझे कोई ऐसा इशू फील नहीं हुआ कि बाइक ज़्यादा हाइटेड लगी है सच। बट सिंस अभी तो 845 मैक्स हाइट है, हम इसे कम भी कर सकते हैं। इसका टैंक नैरो है, यहाँ पे नीस काफ़ी अच्छे से नी के लिए रूम है और कोई ऑब्स्ट्रक्शन ऐसा सच फील नहीं होता है। और उसके बाद में इसकी हैंडल बार की जो पोजीशन है वो भी एक काफ़ी कंफर्टेबल हाइट पर है, ना ज़्यादा कम या ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और उसके बाद में इसकी जो सीट है, सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, सीट में काफ़ी ज़्यादा रूम है, तो आप आगे पीछे आराम से एडजस्ट हो सकते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली। और जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है मैं बोलूँगा। तो लॉन्ग राइड्स के लिए या टूरिंग के लिए आराम से आप काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक इसको चला सकते हैं बिना किसी
इशू के। यहाँ पे हमें एक राइड बाय वायर का भी एडवांस फीचर मिल जाता है। कन्वेंशनल मोटरसाइकिल्स में क्या होता है कि एक्सेलरेटर का थ्रॉटल और बटरफ्लाई वॉल की जो ओपनिंग है वहाँ पे फिजिकल केबल से कनेक्शन दिया जाता है, तो जिससे कि हम जितना भी थ्रॉटल करें वो वॉल उससे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उतना ही ओपन होगा, तो पूरा कंट्रोल राइडर के हाथ में होता है। यहाँ पे अभी इसे फिजिकल मैकेनिकल सेटअप को एलिमिनेट करके इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है, तो इससे क्या होगा कि अब ECU दे दिया गया है जो कि राइडिंग जो थ्रॉटल है उसके पोजीशन को रीड करता है और बेसिकली पोजीशन सेंसर से इनपुट लेता है, और साथ ही में वो व्हील स्पीड, इंजन स्पीड, गियर, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द कंबस्टन चेम्बर, ये सबको देखते हुए बटरफ्लाई वॉल की ओपनिंग को कंट्रोल करता है, जिससे कि परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों ही बढ़ जाती है। अब अगर इस गाड़ी की प्राइस की बात करें तो ये एक्स शोरूम इसकी प्राइस आती है 2,69,000 स्टार्टिंग प्राइस है, और ये अप टू 2,84,000 तक जाती है। ये हमें 5 कलर्स में अवेलेबल मिल जाती है। तो अगर आप एक ऑफ रोडिंग एंथुसियास्ट हैं तो आप ये बाइक को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। प्राइस रेंज में देखा जाए तो ये काफ़ी सारे फीचर्स मिल रहे हैं हमें। इसकी जो प्राइस इंक्रीमेंट हुआ है लास्ट हिमालयन से वो काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाइबल है, क्योंकि इसमें फीचर्स में भी उतना ही बल्कि उससे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है मैं कहूँगा। तो इसका लास्ट हिमालयन से तो ऐसा कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, और अब लास्ट हिमालयन जो 411 थी वो तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, अब हमें 452 ही मिलेगी। तो मेरी राइड के एक्सपीरियंस से और मुझे तो ये काफ़ी सही लगी है बाइक। अगर आप ऑफ रोडिंग के पर्पज़ से कोई बाइक देख रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। हैप्पी राइडिंग, सेफ राइडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।